कर चले भाई। देखिए चैप्टर का नाम है। आवाज आ रही है क्या? आज मुझे कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर का नाम है, देखिए, मिक्सचर, या इसी को एलिगेशन भी कहते हैं। ठीक है ना? हिंदी में कहा जाएगा मिश्रण या पृथकीकरण। पृथकीकरण और मिश्रण में अंतर समझते हैं क्या? सभी लोग ध्यान देना। मिश्रण का मतलब है दूध में पानी मिला के, मतलब एक कंपोनेंट में कोई दूसरा कंपोनेंट मिला दिया, कम से कम एक और, मतलब कम से कम दो चीजें मिला दीजिए, मिक्सचर हो गया। अलग अलग करना उनको एलिगेशन या पृथकीकरण कहलाएगा। ठीक है ना? अलग अलग कर देना, दूध में से पानी अलग कर दो, दूध अलग कर दीजिए, है ना? चावल में से मान लो कुछ और भी मिला रखा है, वो अलग कर दीजिए, इस तरीके का। तो मिश्रण और एलिगेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए किसकी? एवरेज की। एवरेज मतलब औसत। ठीक है ना? तो औसत अगर हम थोड़ा बहुत समझते होंगे तो फिर एलिगेशन इसी से ही जुड़ा हुआ है, आराम से बन जाएगा। कुछ दिन पहले हमने एवरेज पढ़ा भी था, है ना? तो थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, और सारी बातों को ध्यान से सुनना। शुरुआत में बस हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सवाल तो अभी बहुत देर में स्टार्ट होंगे। जैसे मान लीजिए चावल है। क्या है? चावल। ये पहले प्रकार के चावल है। ठीक, दो प्रकार के चावल है। इनका रेट मैं मान लेता हूं, ये है 15 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान देना। एक और चावल है दूसरे प्रकार के, इनका रेट मैं मान लेता हूं, मान लीजिए ये है 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले। ठीक है? दुकानदार के पास ये दोनों प्रकार के चावल है, हालांकि चावल तो इनसे भी ज़्यादा महंगे आते हैं आजकल, लेकिन हमने सरल सरल सा डाटा लिया है अपने लिए। ठीक है ना? पहले चावल 15 रुपए प्रति किलो, दूसरे चावल 25 रुपए पर केजी। ये दुकानदार ने खरीदे हैं अपने लिए, खरीद के लाया कहीं से। दुकानदार भी कहीं से खरीद के लाता है, फिर बेचता है ना? ये वाले चावल और ये वाले चावल वो अलग अलग नहीं बेचना चाह रहा, वो चाह रहा है कि दोनों को थोड़ा मिला देते हैं, एक मिक्सचर बना देंगे, फिर हम वो एक नई नई वैरायटी बन जाएगी तीसरी, उसको बेचेंगे। ठीक है ना? मान लीजिए ये वाले चावल उसने ले लिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के मानना पड़ेगा। मान लो ये चावल 2 किलो ले लिए, और ये चावल कितने ले ले वो, इसे 3 किलो कर देते हैं, और इसे कर देते हैं 2 किलो। ठीक है? हाँ, ये वो तो कुछ भी ले लीजिए, सब माना हुआ चल रहा है अभी। ठीक है ना? तो बताइए ये चावल की कॉस्ट कितनी हो गई होगी? जब 1 किलो 15 रुपए के आते हैं तो 3 किलो कितने के हुए होंगे? 45 रुपए के, है ना? और ये 1 किलो है कितने के? 25 के। तो 2 किलो कितने के हो गए होंगे? 50 के। तो पूरा जो मिश्रण वो बना देगा, इनको मिला देगा, तो 45 के पहले वाले, 50 के दूसरे वाले, कितने के हो गए? 95 किलो, 95 रुपए के हो गए। ठीक है ना? कितने किलो हो गए? तो आपको बोलना चाहिए सर 5 किलो चावल हो गए 95 रुपए के, है ना? वो तो ये मिला, वो तो मैंने ऐसा मिलाया कि जो फिगर आसानी से कटता रहे, ये दिमाग लगाया है। हालांकि आप इसको कर दो तब भी 5 से तो वो कटता रहेगा, कोई देखे, मतलब ये 5 होना चाहिए था, क्योंकि 5 से कट जाना चाहिए वो नंबर। ठीक है ना? तो 5 किलो मिक्सचर है, कितने का है? 95 रुपए का, 95 का। ये जो नीचे रेडी हो गया, ये क्या है? ये मिक्सचर है, कितने का? 95 का। तो बताइए मिक्सचर 1 किलो कितने का हुआ? 19 का। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो यानी 15 रुपए वाले और 25 रुपए वाले उसने मिला के एक बढ़िया सा एक नया प्राइस बना लिया, कितना? 19। तो ये जो 19 आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एवरेज ही तो है, एवरेज प्राइस ही तो है। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऊपर टोटल वैल्यू लिखते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के डिवाइड करते हैं, है ना?
तो आप बोलोगे 15 रुपए वाले 3 किलो, यानी टोटल कितने रुपए हो गए? 45। 25 वाले कितने हैं? 2 किलो, टोटल रुपए कितने हो गए? 50। और टोटल क्वांटिटी 3 और 2, यानी आपने कहा 95 प्रति, और ये नीचे क्या लिखा है? किलो। देखो ये रुपए है और ये वेट है। आप इसको पढ़ेंगे तो रुपए पर केजी तो आ रहा है, ये रुपए पर केजी, यानी प्रत्येक किलोग्राम का भाव आ रहा है, रेट आ रहा है, जो भी हो। तो आपने देखा कितना आ गया? ₹19 पर केजी, है ना। 1 किलो चावल 19 रुपए के हो गए अब, है ना। या आप इसको दूसरी कहानी के तौर पे भी समझ सकते थे। पहले तो बस इतना समझा रहा हूं मैं कि ये एवरेज था। ये बात समझ में आ रही है? 19 रुपए क्या हुआ? इन दोनों प्रकार के चावलों का औसत मूल्य हो गया। हो रही बात क्लियर? औसत मूल्य यानी एवरेज प्राइस, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको ये अजीब लग रहा हो क्यों मिला रहा है, तो मान लो दुकानदार के पास ये चावल है, ये सस्ते हैं तो कम बिकते हैं, आदमी ले नहीं रहा, कितने सस्ते खराब होंगे। और ये थोड़े महंगे लग रहे हैं तो ये भी नहीं लेता कोई ग्राहक, बोले इतने महंगे थोड़ी आते हैं। तो उसने एक बढ़िया ब्लेंड बनाया, ना सस्ते ना महंगे, यानी ये आराम से बिकते रहते हैं। यही करते हैं दुकानदार, ठीक है ना। तो अब आपने देखा ये 2 किलो थे और ये कितने थे? 3 किलो। अब समझने वाली बात है, ये देखो पहला वाला चावल था, ये दूसरा वाला चावल है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 15, इसकी कॉस्ट कितनी है? 25, और दोनों को मिला दिया तो कॉस्ट कितनी हो गई थी? 19। बीच में हमने कौन सी कॉस्ट लिखी? एवरेज। हो रही बात क्लियर? ये औसत लिखा है, मूल्य मूल्य तो औसत मूल्य, ठीक है ना। चाल चाल औसत चाल। हो रही बात क्लियर? जो भी चीज़ ये होगी उन्हीं का औसत बीच में हमें यहाँ लिखना है। और आप देखो इसमें से ये घटा दीजिए और इसमें से ये घटा दीजिए, घटाओ, यहाँ कितना बचना चाहिए? 6, है ना। इन्हें घटाइए, कितना बचना चाहिए? 4। 2 कॉमन आ रहा है, काट दीजिए, कितना आ रहा है? 3 2। और आप देखो ये कितने किलो मिलाए थे? 3 किलो। ये कितने किलो मिलाए थे? 2 किलो। अब 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं होता, नहीं तो अनुपात भी 3 2 का 3 ही 2 बनेगा, तो वही 3 2 यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमने पहले वाले चावल का क्या लिखा था? कॉस्ट। और हमने क्या लिखा था? दूसरे वाले चावल का कॉस्ट। और बीच में क्या लिख दिया था? बीच में लिख दिया था मिश्रण का कॉस्ट, है ना। तो यहाँ हमें रेशो में क्या मिल गया था? यहाँ मिल जाएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी? पहले वाले की। और यहाँ क्वांटिटी किसकी मिली? दूसरे वाले की। क्वांटिटी मतलब मात्रा मिली। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा है मैंने क्रय मूल्य कौन से वाले का? पहले वाले का। यहाँ पर क्रय मूल्य किसका लिखा है? दूसरे वाले का। यहाँ पर क्रय मूल्य किसका लिखा है? मिक्सचर का। तो ये मात्रा किसकी आ रही? पहले वाले की। यहाँ पर मात्रा किसकी आ रही? दूसरे वाले की। मात्रा ही तो आई थी, मात्रा ही तो थी ये, है ना। और अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि मात्रा आएगी क्या आएगा। तो देखिए कॉस्ट कैसे लिखा जाता है किसी भी चीज़ का। आप अगर कॉस्ट प्राइस लिखें, जैसे चावल ही है प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, कितने भी रुपए हो, आपने कहा सर X रुपए प्रति किलोग्राम, तो प्रति प्रति के बाद क्या लिखा है? किलोग्राम। और किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मात्रा को। तो यानी ये रेशो किस चीज़ के मिलने चाहिए थे? मात्रा के। इनकी और भी ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जितना ज़्यादा मैं चर्चा करूंगा आपको उतना कन्फ्यूजन ही होगा। तो सीधे मुद्दे की बात पर मैं आपको ले आया हूँ। पहला वाला कंपोनेंट उसका कॉस्ट, दूसरा कंपोनेंट उसका कॉस्ट, इन्हीं को मिला दिया उस मिश्रण का कॉस्ट। और घटाना तिरछे में ही है, इसकी भी चर्चा कर सकते हैं, क्रॉस में क्यों घटते हैं, फिर वो एक्स वाई मान के समझना पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली आप समझें, कितना भी बाद में रखते हैं हम इन्हीं बातों को याद ही है ना। आपसे कोई कभी ये पूछेगा कि क्रॉस में क्यों घटा, आपको तो बस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, क्रॉस में ही घटाना, मतलब सीधा सीधा नहीं घटता, ये इधर की तरफ घटेगा वो इधर की तरफ घटेगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं दिया होगा तो बनाएंगे, दिया होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? क्या देखा हमने, जब हम कॉस्ट 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 लेके चल रहे हैं तो रेशो किसके आ रहे हैं? मात्रा के। और हमें ये बात अब पहले से ही पता होगी, कॉस्ट होंगे तीनों का, पहले का, दूसरे का, मिक्सर का, तो रेशो किस चीज़ के आ जाएंगे? क्वांटिटी यानी मात्रा के रेशो आ जाएंगे। और ये बात हम कैसे निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट होता है रुपीज़ पर केजी, पर के बाद जो आ रहा है प्रति के बाद, उसी चीज़ के अनुपात मिलते हैं। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मानो मैंने लिख दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर मैं यहाँ स्पीड लिखता है साइकिल की, यहाँ कार की, यहाँ औसत स्पीड,
तो किस चीज़ के रेशो मिलते मुझे? घंटे यानी टाइम के मिलते। अपॉन में क्या होता है स्पीड जब निकालते हैं? समय। डिस्टेंस पर टाइम, जैसा भी टाइम हो, मिनट में होता तो मिनट के मिलते, सेकंड में होता तो सेकंड के मिलते, है ना। कोई गेंदबाज है, विकेट चटका रहा है, विकेट ले रहा है, मान लो विकेट का एवरेज उसका 5 रन प्रति विकेट। ऐसी तो एवरेज देखते हैं विकेट का, बॉलर का, कि इतने रन पे इतने विकेट ले लेता है वो। आजकल गेंदों के हिसाब से भी देखते हैं, हर 10 गेंद पे एक विकेट चटका रहा है, हर 10 रन पे एक विकेट चटका रहा है। तो रन पर विकेट लिखे हो तो रेशो किस चीज़ के मिल जाएंगे आपको? विकेट के मिल जाएंगे, है ना। तो इनकी चर्चा अभी हम और करेंगे, अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। अभी आपका ध्यान मुझे वापस से यहीं खींचना है। तो अभी आप बस सीपी को अकेले पे फोकस करिए। पहले का सीपी, दूसरे का सीपी, मिक्सर का सीपी, रेशो किस चीज़ के आ गए? क्वांटिटी के। मैंने पहले ही बता दिया था, ये क्वांटिटी थी 3 और 2, इसलिए बताया था कि आपको पता चल पाए 3 किलो 2 किलो, ठीक है ना। अब आप यहाँ एक और मज़ेदार बात देखें, इनमें अंतर कितना है? इनमें अंतर है 10 का। तो देखो इनका योग भी कितना आया था? 10 ही तो आया था, बाद में कट पिट के कुछ भी हो जाए, कॉमन कुछ नहीं होता तो ये 5 ही बन रहे होते, या ये 10-10 ही बन जाते, है ना। इनमें जो ऊपर अंतर रहता है, नीचे वो क्या रहता है? योग रहता है, हमेशा के लिए फिक्स है, ये कभी नहीं बदलने वाली बात है। और इसको हम ट्रिक के तौर पे बहुत जगह यूज भी करेंगे। क्या देखा हमने? ऊपर के जो 2 कंपोनेंट हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है, नीचे जो अनुपात मिलते हैं, वही उनका क्या होना चाहिए? योग। हमें सीधे ये पता होते तो योग तो 10 हो नहीं रहा, पर हम 2 का गुणा करके 10 बनाते हैं। इनको बनाना सिखाऊंगा अभी मैं आपको। अभी आप याद रखिए, इनमें जो अंतर होगा वही इनका क्या होना चाहिए? ओरिजिनली योग होना चाहिए। अगर योग मैच नहीं हो रहा है अंतर के बराबर, तो इन्हीं को चेंज करते हैं, इन्हें कभी चेंज नहीं करेंगे। देखो देखिए, कॉस्ट थोड़ी बदल दोगे आप। अगर 15 रुपए प्रति किलो वाला चावल है, आपने कहा अंतर ये मैच नहीं हो रहा, तो आप इसको 10 वाला 12 वाला थोड़ी बना दोगे। समझ में आ रही है? अनुपातों को ही बदला जा सकता है, 2 का गुणा, 2 का भाग, 3 का गुणा, 5 का भाग, ऐसा अनुपातों को चेंज कर सकते हैं गुणा भाग से केवल, ठीक है ना। तो आप समझ गए, सबसे पहले पहले कंपोनेंट की कॉस्ट लिखी, दूसरे की लिखी, बीच में किसकी कॉस्ट लिखी है? इन्हीं दोनों का औसत निकाल के जो आता है वो लिखा है, ठीक है। और घटा दिया तो अनुपात किस चीज के मिल गए हमें? ये मात्रा के। इन्हीं सब चीजों को अपन अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। मात्रा के रेशो मिले तो कैसे लिखना है आपको? देखो ध्यान देना, आपको लिखना चाहिए पहले का सीपी और यहां पर दूसरे का सीपी, और बीच में किसका सीपी? बीच में मिश्रण का सीपी, यानी दोनों को मिला के जो बन गया उसका कॉस्ट। 1 किलो का तो जे भी 1 किलो का, 5 किलो का 5 किलो का तो जे भी 5 किलो का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जे कॉस्ट तुमने 10 किलो का लिख दिया, जे 8 किलो का, जे 15 किलो का। बराबर बराबर क्वांटिटी के ही होने चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो, बराबर। और जब आप इन्हें घटा देते हैं तो रेशो किस चीज़ के मिल जाते हैं? मात्रा के। ये कहानी अब आपको याद रखना जरूरी हो गई है ठीक है भाई। इसमें से ये घटेगा और इनमें से ये घट के इधर आ जाएगा। और अभी अभी आपने देखा था, ये जो मैं बीच में मैंने लिखा था, ये बात भी थोड़ा गौर कर लीजिए। 19 देखो 15 से तो बड़ा है 25 से, लेकिन कैसा है? छोटा। यानी जो औसत मूल्य होता है, एवरेज प्राइस होता है, वो दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं सेट होता है। दोनों से ना तो वो बड़ा होगा, ना ही दोनों से वो छोटा होगा, है ना। जैसे आपने 15 और 25 वाला मिलाया तो 15 से छोटा तो औसत बन नहीं पाएगा, ना ही 25 से बड़ा औसत बन पाएगा। क्लियर है बात? तो इनका अंतर ये लिखा, इनका अंतर अपन ने ये लिखा इस तरीके से। और ध्यान रखो, इसमें ये बड़ा था तो इसमें से ये घटाया गया है, यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा था? 19 माइनस 15। इनमें ये बड़ा है तो यहाँ पर क्या लिखा था? 25 माइनस 19। यानी बड़े में से ही छोटा घटाना है आपको ये बड़ा है तो इसमें से ये घटा, ये बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा। घटना क्रॉस में, माइनस का नहीं घटाना है, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें से ये घटा दिया माइनस के लिख दिए, है ना। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने देख लिया है, सीपी लेके चल रहे हैं तो किस चीज के रेशो मिल रहे हैं? मात्रा के ऐसे मान लीजिए, अगर मैं यहाँ चाल लेके चलूँ पहली वाली, और यहाँ पे चाल लेके चलूँ दूसरी वाली, और यहाँ पे चाल कौन सी वाली लेके चलूँ? मिक्सर वाली, यानी औसत वाली, औसत चाल। तो किस चीज के रेशो मिलने चाहिए आपको? तो रेशो मिलने चाहिए समय के। क्यों समय कह रहा हूं इसको? क्योंकि चाल का फॉर्मूला ही होता है अपॉन में समय आता है।
डिस्टेंस पर टाइम, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, है ना। इसलिए जैसे मान लो ये साइकिल से चली गई चाल है, ये कार से चली गई, तो साइकिल का समय, ये कार का समय। इसी तरह मान लीजिए यहाँ लिखा पहले पर प्रॉफिट हुआ था, दूसरे पर भी प्रॉफिट हुआ था। जब पहली और दोनों दोनों वस्तु पर प्रॉफिट होगा तो एग्रीगेट टोटल मिलाकर भी तो प्रॉफिट ही रहेगा। तो जब प्रॉफिट परसेंट होते हैं तो रेशो किस चीज़ के आ जाते हैं? सीपी के। मान लो जो पहले वाले का था और ये दूसरे वाले का था, तो पहले का सीपी और ये किसका सीपी हो गया? दूसरे का। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया सीपी के क्यों मिले, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो अपॉन में क्या आ रहा है? अपॉन में जो आएगा उसी के रेशो आएंगे जो भी आपने वहां लिख रखा है। ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए अगर लॉस हो रहा होता, पहले पर भी लॉस है कुछ परसेंट और दूसरे पर भी लॉस है कुछ परसेंट, तो दोनों मिलाकर भी यहाँ क्या आना चाहिए? लॉस ही तो आएगा फिर। तो यहाँ पर भी रेशो किस चीज के मिलेंगे आपको? यहाँ पर भी रेशो किसके मिलेंगे? सीपी के। ठीक है ना। लिख लीजिए ये कहानी। और बताना है अभी मुझे? पीछे भी लिखना है? चलिए हाँ लिख लीजिए भाई, जो भी यहाँ से लिखना चाह रहे हो बच्चे तो लिख सकते हैं। स्पेस पे कुछ लिखना हो तो लिख लें, चैप्टर का नाम लिख लें, वो तो लिखोगे। हटा दे इसको। हाँ। हो गया ना। और देखिए कहीं कंफ्यूजन हो तो बताते चलना, क्योंकि देखो थ्योरी बहुत है, बहुत ज़्यादा चर्चा भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या उतनी चर्चा का कुछ फायदा नहीं है। इससे तो सब कुछ चर्चा करने के बाद भी अपन आएंगे इसी निष्कर्ष पे कि इन्हें याद करो। ठीक है ना। एक आध अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसमें पूरा इनका ऑपरेशन करके दिखाऊंगा आपको, पूरा ऐसा ही क्यों, तिरछे में ही क्यों घट रहा है, सब कुछ बता दूंगा। ये भी ध्यान रखना है, इनका योग होता है वही इनका अंतर होता है। अगर ये मैच नहीं हो तो इन्हें बदलते हैं, नीचे वाली चीजों को, अनुपातों को, उन्हें नहीं बदलेंगे कभी भी। हो गया क्या? चलिए लिख लीजिए अब असली काम की बात जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। यहीं पे एक और लिख देता हूं मैं, पांचवी कहानी। जैसे मान लो पहले पर प्रॉफिट हो जाए, दूसरे पर क्या हो जाए? लॉस। और इधर प्रॉफिट निकल रहा हो या लॉस निकल रहा हो, वो तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो सीधी सी कहानी एक ही है, रेशो किसके आएंगे? सीपी के। इधर लॉस होता उधर प्रॉफिट होता, दोनों पे मिला के हो सकता है प्रॉफिट हो गया हो या लॉस हो गया हो।
हो गया। सीपी 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 तो मात्रा, चाल 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 तो समय, प्रॉफिट 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 परसेंट तो सीपी, लॉस 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 परसेंट तो सीपी, प्रॉफिट लॉस परसेंट कुछ भी चल रहा हो सीपी। ये बात समझ में आ गई? पहले पर प्रॉफिट हो जाए, दूसरे पर लॉस हो जाए, दोनों पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो रेशो लेकिन सीपी के ही आएंगे। हटा दूं? हो गया भाई। चलिए और आगे की थोड़ी चर्चा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको परसेंट में डाटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें दूध भी भरा है और क्या भरा है, पानी, है ना। इसमें मान लीजिए दूध है कितना, 70% और पानी कितना हुआ, 30%, है ना। एक और बर्तन है, इसमें भी दूध और पानी भरा है, इसमें दूध मान लीजिए कितना हुआ, मान लो 40% और पानी कितना हो गया, मान लीजिए 60%। ध्यान देते जाना। अब आपने इसको और इसको मिला दिया, एक नया बर्तन बना दिया, तो नए बर्तन में भी होगा तो दूध और पानी ही, है ना। तो इसमें दूध और पानी किस अनुपात में होंगे, ये सब निकालने के लिए थोड़ा गौर करना। ये जो आपने लिया है पहले बर्तन में, क्या लिया है, मिक्सचर ही तो लिया है, ये पहला मिक्सचर है। दो चीजें पहले से ही मिली हुई हैं ना, तो मिक्सचर तो है ही ये। और ये क्या है, आप लोग कहेंगे सर जी ये दूसरा मिक्सचर है। इन दोनों मिश्रणों को मिला दिया तो ये नीचे क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, तो आप कहोगे सर ये एक तीसरा मिश्रण बन जाएगा, इसमें भी क्या होंगे, दूध और पानी ही होंगे। अब किस अनुपात में होंगे ये तो अभी नहीं कह पाएंगे हम लोग, बस बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं, जब ऐसा कोई मिश्रण होता है, मिश्रण में से किसी एक कंपोनेंट के परसेंट को दे देते हैं। मान लो ये परसेंट है दूध का, पहले वाले में इतना परसेंट दूध है, दूसरे वाले में इतना परसेंट दूध है ना। इनको मिला दिया हमने तो नए मिश्रण तीसरे वाले में इतना परसेंट दूध है ना। तो हमने मिश्रण किस अनुपात में मिलाए थे, यानी पहला वाला मिश्रण और दूसरा वाला मिश्रण, इसके आपको अनुपात मिल जाया करेंगे। कारण यही है, जिस बेस पर कैलकुलेशन होती है उसी के अनुपात मिलते हैं। जब आप ये परसेंट लिख रहे होगे 70%, तो किसका 70% होगा, पूरे मिश्रण का। यहाँ पर दूध 40% किसका, 40 पूरे मिश्रण का। तो यहाँ पर बेस क्या बन रहा है, पूरा मिश्रण बेस बन रहा है ना। तो जब आप दो कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को परसेंट में रिप्रेजेंट करने लगते हैं, तो रेशो किस चीज़ के प्राप्त हो जाते हैं, मिश्रण के प्राप्त हो जाते हैं। चाहो तो ये दूध 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 मान लो, चाहे पानी 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 मान लो। समझ में आ रही है बात? या एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, पानी पानी पानी, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कुछ भी हो सकता है। दो चीजें पहले से थी, उनमें से किसी एक को परसेंट में रिप्रेजेंट किया है, तो आपको किस चीज के अनुपात मिलने चाहिए, दोनों मिश्रणों के अनुपात मिलने चाहिए, है ना। पहला मिश्रण मान लो 10 लीटर लिया, दूसरा मिश्रण मान लो 15 लीटर लिया, तो 10-15 यानी 2-5 2-3 के रेशो मिलेंगे। तो इतनी बात अगर आप थोड़ा समझ लें तो ये और अच्छा समझ में आएगा जब हम सवालों की बात करेंगे, है ना। अभी क्या कितने भी एग्जाम्पल मैं दे दूं, अभी जो आपके लिए एक नई नई सी पहेली सी उलझी हुई सी रहेगी वो। तो बस शुरुआत में इतना बताना जरूरी था कि हम क्या घटाते हैं तो रेशो किस चीज़ के आते हैं। अगर हम इतना थोड़ा सा समझ लें तो फिर चीज़ें किस तरीके से हमारे लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? एक कहानी और देख लें। देखो मैंने क्या लिया था, पहला वाला क्या किस भाव का लिया था, चावल 15 का। दूसरा मान लो हमें ये नहीं पता, घटा के रेशो कितना आया था, 3-2। ध्यान से देखना, कभी कभी क्या होगा, ये दोनों दिए जाएंगे, रेशो दिया जाएगा, यहाँ मिश्रण का कॉस्ट है वो नहीं दिया, वो आपसे पूछा है। तो मिश्रण का कॉस्ट हमें चाहिए, तो सीधी सी कहानी है, आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको सिखा दिया है, इनमें जो अंतर होता है, इनमें जो अंतर होता है वही इनका क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। और योग कितना हो रहा है, 5, और अंतर कितना हो रहा है, 10। तो यहाँ तो बराबर हुआ ही नहीं, तो बराबर करना पड़ेगा आपको। तो बराबर करने के लिए 10 बनाने के लिए 5 में कितने का गुणा होगा,
हमेशा गुणा या भाग से ही बराबर करना है, प्लस माइनस कुछ नहीं करना। 5 को 10 बनाना है, 2 का गुणा, और कुछ और बनाना होता तो गुणा या फिर भाग, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखो इसमें 2 का गुणा हुआ तो इनडायरेक्टली आप इनमें ही तो 2 का गुणा कर रहे हैं, है ना। इसमें 2 का यानी इनमें भी दो का, तो यानी यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये कितना है 4। अब आप जानते हैं इनका और इसका अंतर 4 होना चाहिए, इसका और इसका अंतर कितना होना चाहिए 6। अब आप बताओ 15 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए कि छोटी? बड़ी। छोटे वाले से बड़ी और बड़े वाले से छोटी। इससे बड़ी कितनी बड़ी? 4 बड़ी। इससे छोटी कितनी छोटी? 6 छोटी, क्योंकि इनका अंतर 6 आना चाहिए। हाँ बोले, तो रेशो बदल जाएंगे, रेशो बदलने पड़ेंगे। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रहती है, छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी। इससे बड़ी आएगी, इससे छोटी। अब इससे कितनी बड़ी? तो इनका इनका अंतर ये है, तो यानी इससे कितनी 4 बड़ी, तो यानी 19 आनी चाहिए, है ना। और इससे छोटी तो कितनी छोटी? 6 छोटी, 19 आना चाहिए। तो देखो हमें ये पता आते ये पता आते ये पता कर लिया। एक तो बेसिक तरीका होता है एवरेज निकाल लो, 15 तिया 45, 15 दूनी 50, न 95, नीचे 5 का भाग 19, ऐसे भी आ सकता था। हमने इस तरीके से भी निकाल लिया है। और बीच बीच सवालों में ज़रूरत भी पड़ेगी जी मिक्सचर की वैल्यू निकालने की, जैसे हम औसत वैल्यू कहते हैं, तो हम इसी तरीके से निकाल लिया करेंगे फटाफट। ठीक है, और लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए ये 15 है, ये हमें नहीं पता कितना होना चाहिए, ठीक है ना, और इनका रेशो पता है 3:2, और ये भी हमें पता है 19, तो फिर वो कितना आना चाहिए? तो अब आप फिर से देखेंगे, क्या देखेंगे? अब आपके पास ये तो है नहीं कि इनका अंतर देख पाओ, अब अंतर तो देख नहीं सकते आप, तो आप ये वाला अंतर देख लो। इनका अंतर कितना है? बोलो। 4 है, देख कितना रहा है? 2। तो 4 कैसे बनेगा? 2 का गुणा हो गए, तो 2 का गुणा हुआ तो यहाँ भी अपने आप होगा भाई, यानी ये 6 है। तो इनका इनका अंतर 6 होना चाहिए। तो 6 कैसे हो सकता है? या तो 13 लिख दो या 25 लिख दो। 13 और 19 का अंतर भी 6, 25 19 का भी 6, तो 13 के 19 वो 25, क्योंकि यहाँ छोटा लिखा है तो वो 13 दोनों छोटे हो जाएंगे, फिर इससे ये छोटा है तो फिर वो बड़ा होना चाहिए, तो फिर 13 नहीं लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? 25। हो रही बात क्लियर? तो इस तरीके से सवालों में हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये मेथड ये सारे मेथड चलाने पड़ेंगे, है ना। ये निकालना या ऊपर से कुछ एक नहीं पता वो निकालना, इन सारी चीज़ों का। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा थोड़ा भी समझ पाए हो, हल्का फुल्का भी, तब भी काम अब हो सकता है ना, क्योंकि असली कहानी तो सवालों में ही है ना। अभी तो एक ट्रेलर था कि बस ऐसा हो तो ये करें, वैसा हो तो वो करें। देखिए सवाल नंबर पहला, और क्या लिखा है? 2 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, यानी 2 प्रकार की वस्तु मिलाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, 12 रुपए प्रति किलो की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचें कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए। तो देखो पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है? 12। दूसरी वाली का कितना दिया है? 18। तो देखिए पहली वाली का 12, दूसरी वाली का, ध्यान रखना ये पहली का है और ये दूसरी का है, और मिश्रण का दिया है, कितना दिया है मिश्रण का? 15 दिया है ना। आपसे ये पूछा है किस अनुपात में मिलाएं, अनुपात चाहिए क्वांटिटी का इन्हें, यानी ये दोनों वस्तु किस अनुपात में मिलाएं, यानी इनकी मात्रा का ही तो अनुपात पूछ रहा है, ये कितनी वो कितनी। तो बस घटाना है भाई, क्या लिख दूं यहाँ? 3, यहाँ पर 3, तो क्या अनुपात बना? 1:1। ये हमारा आंसर है, यानी ये बराबर बराबर मिलानी पड़ेंगी, ठीक है ना। इनका एवरेज ही 15 होता है, 18 12 30, 30/2। तो जब एवरेज ही लिखा हो बीच में तो बराबर बराबर ही मिलेगी। क्वांटिटी अलग अलग होती तो ये बदल सकता था। समझ में आ गई पहली सवाल, है ना। केवल हमसे रेशो पूछा था, दोनों वस्तु किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 15 रुपए की लागत आए। तो पहले की कॉस्ट, दूसरे की कॉस्ट, बीच में मिक्सचर की कॉस्ट, क्रॉस में आपको घटाना होता है। कॉमन दिख रहा था 3, तो 3 काट दिया, नहीं होता कॉमन तो नहीं काटते। तो इस सवाल का जवाब क्या बना? 1:1। और 1:1 का अर्थ क्या होता है? इन दोनों को बराबर बराबर मिलाना चाहिए। ये भी लिख सकते थे बराबर मात्रा में मिलाएं,
ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। समझ गए सब के नहीं समझ पाए? है ना, जितना मैंने अभी समझाया आपको शॉर्ट में ही समझाया हालांकि सब कुछ, लेकिन अपना काम हो जाएगा इतने से। दो प्रकार के चावलों के क्रय मूल्य 15 रुपए तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। दो प्रकार के चावल हैं, पहले का कॉस्ट कितना हो गया 15, दूसरे का कॉस्ट कितना हो गया 20। दोनों प्रकार के चावलों को किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 2:3 के अनुपात में मिल गए, आपको ये चीज बतानी है मिश्रण की कॉस्ट। यानी अब ये तो आइडिया है कि क्या पूछ रहा है, ये इनमें से ये पूछा है, तो बताइए क्या करना चाहिए। ऊपर अंतर देखो कितने का है, 3 का, सॉरी 5 का, नीचे योग भी 5 है, तो यानी गुणा भाग की जरूरत है क्या, नहीं है, सब शुद्ध है ना। तो इससे बड़ा कि छोटा, बड़ा, कितना बड़ा 3 बड़ा, इससे छोटा कितना छोटा, चाहे इससे 2 छोटा लिख दो चाहे इससे 3 बड़ा लिख दो, क्या बनेगा 18। ठीक है, ये रेशो किस चीज के लिखे हैं नीचे, ये बात भी ध्यान देते जाना। मात्रा इस अनुपात में मिला रहे, तो इस अनुपात का मतलब है मात्रा इस अनुपात में रही होगी इनकी। ठीक है ना, आप अन्य तरीकों से भी 18 ला सकते थे, देखना औसत वाले कॉन्सेप्ट से। जैसे 15 वाले कितने ले लिए 2 किलो, तो कितने के हो गए 20 वाले 3 किलो, कितने के हो गए 60 के। 90 के कितने हो गए 5 किलो, तो 90/5 कितना होता है। ऐसे भी 18 ला सकते थे आप, लेकिन क्या हमें इस मेथड पे ही काम करना है अभी के लिए, है ना। और जब आप ये सीख जाओगे तो कभी आप ऐसे करोगे ही नहीं, आप कितना भी सरल हो आप ऐसे ही करोगे, फिर चाहे कठिन हो चाहे सरल हो। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ बेटा, आ रहा है समझ में, सही आ रहा है, शिवानी आ रहा है, ठीक। एक आदमी ₹26 प्रति किलोग्राम, ये क्या लिखा है, क्या पढ़ोगे इसको, 26 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो 26 का दर से 10 किलो गेहूं खरीदता है। 26 रुपए किलो के भाव से कितने किलो खरीदे, 10 किलो। ये तो देखो रेट है, ये एक मात्रा है, 10 किलो खरीदे। 35 रुपए प्रति किलो की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करना है, यानी ये किसकी कीमत हो रही, मिश्रण की, यानी इस कीमत का मिश्रण बन जाए। 26 वाला गेहूं है अभी, समझना, 26 वाले गेहूं से ये कीमत ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो मिश्रण की कीमत तो बीच में आती है, छोटे वाले से बड़ी और बड़ी वाले से छोटी, तो ये तो छोटा है, इससे ये बड़ा आ गया, तो यानी दूसरे गेहूं होंगे वो इससे भी ज़्यादा कीमत वाले होने चाहिए। 35 से ज़्यादा कीमत देखें तो अब वो सभी ऑप्शनों में है, अगर एक में ही होती तो कहानी खत्म हो जाती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सारे लॉजिक लगाने चाहिए। क्या लिखा है, 35 किलो, 35 रुपए 35 प्रति किलो कीमत वाला मिश्रण बनाना है। गेहूं को 6 बनाने करने के लिए, कहा गया, मिश्रण प्राप्त करने के लिए गेहूं को 6 किलोग्राम अन्य अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है। यानी एक गेहूं तो ये हैं 26 वाले, कितने किलो हैं 10 किलो। एक और गेहूं है जिनको कहा जा रहा है अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं, ये कितने किलो होंगे 6 किलो। यानी ये 10 किलो, ये अच्छे वाले 6 किलो, इनको मिला के क्या बनाना है, 35 रुपए किलो वाला मिश्रण रेडी करना है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी होनी चाहिए, कीमत बतानी है। तो बताते हैं कीमत। देखो जो खराब गेहूं है उनकी कीमत ये रही 26, अच्छे वाले की यहाँ लिख देंगे, इनको मिला के जो मिश्रण की बनेगी वो यहाँ लिख देंगे। ये दिए है क्वांटिटी कितनी 10 किलो, और ये दी है क्वांटिटी कितनी 6 किलो। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने यहाँ क्वांटिटी क्यों लिख दी। तो आपको पता है कॉस्ट लिख रहे हैं, तो कॉस्ट लिखते हैं तो अनुपात किस चीज़ के आते हैं, क्वांटिटी के, तो क्वांटिटी हमने लिख दी। बोलो भाई, हो रही बात क्लियर। लेकिन अभी ये रेशो नहीं है तो थोड़ा इन्हें काट पीट लीजिए। तो 2 से कट रहे हैं, देखिए 5 और 2 से कट गए 3, यानी ये हमने रेशो जनरेट कर लिए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इनका अंतर कितना आ रहा है भाई, यहाँ तक देखो अच्छे से देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है क्लियर। इनका अंतर ही तो लिखेंगे अब आप यहाँ, इनका अंतर कितना है 9, ये कितने लिखे 3, तो इसको 9 बनाने के लिए किसका गुणा होगा
3 का, तो अपने आप इधर भी 3 का। अंतर तो 9 आ रहा है ना भाई, लिखा आपने 3 है तो घटा के तो 9 आना चाहिए, फिर काट पीट के रेशो बने होंगे 5-3, यानी रेशो तो यही रहेंगे 5-3 ही, लेकिन घट के तो कुछ और आया होगा, फिर कॉमन निकल गया होगा 3। ठीक है ना। तो ये 9 बने तो फिर ये बने 15। 9 क्यों बनाए? क्योंकि इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर 9 आ रहा है, तो ये 9 होना चाहिए था, 3 को 9 बना दिया, तो फिर 3 का गुणा इधर तो 3 का इधर, 15 बना। तो बताइए ये 35 है, ये कम है तो ये ज़्यादा, कितना ज़्यादा? 15 ज़्यादा, तो कितना होना चाहिए? 50। यानी दूसरे प्रकार के चावल है अच्छी गुणवत्ता वाले, उनकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 50 रुपये प्रति किलोग्राम होनी चाहिए। और देख लो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बता दीजिए। एकदम सरल व्याख्या की है मैंने, कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ लें, बता दें। ऐसा नहीं हो घर से जैसे आए थे वैसे ही गए, कुछ सीख ही नहीं पाए। लिख लीजिए, फिर कर लेंगे एक बार चर्चा। लिख लो पहले, दोबारा समझ लेंगे एक बार और। दो ही बच्चे लिख रहे हो, लिख लिया? करें चर्चा? तो देखिए, पहले प्रकार की जो वस्तु है उसका कंपोनेंट देखो, वस्तु का नाम नहीं है, नहीं तो है नाम इसमें, गेहूं है, हालांकि वस्तु का नाम दिया है। तो ये गेहूं हो गए कौन से वाले? पहले वाले गेहूं, सस्ते वाले। एक गेहूं की कॉस्ट है 26 रुपये प्रति किलो, और ये हैं कितने? 10 किलो। क्वेश्चन में ही तो बोला है, मात्रा 10 है, सीपी 26 है। अब कह रहा है एक और गेहूं है जिनकी मात्रा 6 किलो होगी, उन्हें अच्छे गुणवत्ता वाले गेहूं कहा जा रहा है, अच्छी क्वालिटी वाले। तो अच्छी क्वालिटी वाले गेहूं 6 किलो और 26 वाले कितने? 10 किलो। इनको मिला के मिश्रण बनाना, और मिश्रण की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 35। तो बस अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? किस कीमत के गेहूं मिला दें 6 किलो? तो देखो, पहले की कीमत, दूसरे की कीमत, ये मिश्रण की कीमत, पहले की मात्रा, दूसरे की मात्रा, रेशो निकला था 5-3, इनका डिफरेंस आ रहा था 9। 9 ही तो आ रहा है। तो ये 3 को 9 कैसे बना पाओगे? 3 का गुणा, तो 3 का गुणा इधर भी हुआ, इसका मतलब यानी इनका अंतर आना चाहिए 15। 15 है ना ये, तो 15 कैसे आएगा? देखो ये 35 है, तो या 20 आना चाहिए या 50 आना चाहिए। 20 और 35 का अंतर ही 15 होता है, 50 और 35 का भी 15 होता है। तो आप 20 नहीं लिखा हमने, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 20 लिख दोगे दोनों ही इससे कम हो गए, दोनों कम नहीं हो सकते। एवरेज हमेशा कहाँ आता है? बीच में, बड़ी से छोटी वैल्यू रहेगी और छोटी वाली से बड़ी रहेगी, हमेशा। दोनों से छोटी नहीं हो सकती, ना दोनों से बड़ी हो सकती। तो अगर ये छोटी थी तो ये भी छोटी नहीं कर पाओगे, पर ये करनी पड़ेगी बड़ी। तो कितनी बड़ी करनी पड़ी? 15 बड़ी। 15 बड़ी यानी क्या बचा? 50, है ना। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और ये तो वो सवाल है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि अब ऐसा कुछ आएगा, अब तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी साल अगर आपने एनटीपीसी का पेपर दिया होता 2026 में ही, मार्च में, एक ही चैप्टर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एचसीएफ एलसीएम की, इतने बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं कि अगर आप एचसीएफ एलसीएम रटते होंगे तो किसी भी कीमत पे आंसर नहीं आएगा। इतने बेहतरीन, अगली बार कराऊंगा अब उन्हें। अभी तक वो आए नहीं थे किसी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन, अब आए हैं। अब जहाँ पर भी एचसीएफ एलसीएम का टर्न होगा वहाँ वो ऐड हो जाएंगे सीट में। यहाँ पर जब होगा तब इसमें भी ऐड हो जाएंगे। मतलब केवल रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन होने चाहिए अब। इसीलिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि कई बच्चे ज़्यादा जानकारी हजम नहीं कर पाते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जितना मैंने बताया इससे कम में नहीं हो पाएगा कुछ, इतना तो आपको समझ में आना ही आना चाहिए। और कम आया हो तो अब सवालों में थोड़ा दिमाग लगाइए, बार बार कोशिश करिए, पूछिए कहीं दिक्कत हो, क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों गुणा किया। अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग खुद ही बता रहे हैं 3 का गुणा होगा, मैंने तो बाद में किया, पहले आप लोगों ने ही बता दिया था। फिर भी अगर एक आध बच्चा परेशान हो रहा हो तो परेशान ना हो, बिल्कुल पूछें, खुल के पूछें। अगला सवाल है नंबर 4। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, 10 लीटर दूध में पानी कितना? 6 लीटर, ठीक है।
दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रणों में, किसमें, मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात करो। पहला मिश्रण, पहला मिश्रण है, ये बहुत छोटी परीक्षा का सवाल है एमटीएस का, जहां तक मुझे याद है प्रॉपर। या तो एमटीएस का होगा या सीएचएसएल का होगा, उससे आगे का नहीं है ये सवाल। मिक्सचर 1, मिक्सचर 2। पहले मिक्सचर में क्या है, तो आपको बोला है 10 लीटर तो दूध है और 6 लीटर क्या मिला दिया, पानी। MW समझ जाओगे, मिल्क एंड वाटर। दूसरे वाले में क्या है, 8 लीटर दूध है, 4 लीटर क्या मिला रहे हैं, पानी। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात, तो आप देखो पहला मिश्रण कितना हुआ, 16 लीटर। दूसरा मिश्रण कितना हुआ, 12 लीटर। ये तो मिश्रण है, मिश्रण के अनुपात पूछते तो इन्हीं के अनुपात बता देते, 16, 12, 4, 3। हमसे पूछा है मिश्रण में दूध, मिश्रण में दूध, तो मिश्रण में दूध यानी 16 में कितना दूध है, 10। मिश्रण में दूध 16 में से 10, हो रही बात क्लियर। मिश्रण में दूध 12 में से 8, ये है अनुपात दूध का, किस में से, मिश्रण में से। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप इन्हें परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। अब परसेंट यहाँ यहाँ जो आसानी से कटेंगे नहीं, तो आप परसेंट बना सकते थे। काट लीजिए भाई इन्हें, काटते हैं तो देखो कैसे, 4 से काटा पहले तो 4, 4 से काटा 3, और 2 से काटा मैंने 5, 2 से काटा 4, 3 यहाँ आएंगे तो कितने बनेंगे, 15, 4 यहाँ जाएंगे तो कितने बनेंगे, 16। यानी 15:16, ये हमारा आंसर है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, 10/16 और 8/12 को, ये मिश्रण में दूध को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही आपको? ये तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को कि दूध 10 था, इधर दूध 8 था, सीधे रेशो निकाल लेते 5-4, ऑप्शन ही नहीं है पहली बात। तो ये दूध के रेशो हैं, और यहां लिखा है मिश्रण में दूध, दूध अकेला नहीं लिखा, दूध किसमें से, मिश्रण में से, ये लिखा है। तो जैसा लिखा है वैसा ही तो आपको बताना पड़ेगा भाई। जैसे हम परीक्षा देते थे, नंबर आते थे, मान लो 16 नंबर की परीक्षा है, नंबर 10 आए तो 16 में से 10 लेके जाते थे। हाँ, जितने का था तो मिश्रण 16 है, उसमें से दूध इतना है, मिश्रण 12 है, उसमें से दूध इतना है। मिश्रण में दूध, मिश्रण में दूध। परसेंट भी कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन ये परसेंट आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे। आप चाहो तो इन्हें परसेंट भी बना सकते हैं, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट, तो अपने आप वो दूध की मात्रा हो जाएगी, जैसे आप इन्हें परसेंट बना लें अगर तो। समझ पाए भाषा? भाषा क्लियर कर लें अच्छे तरीके से। आंसर है 15-16, सी। ठीक है, देखें अगला। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन। देखो ये जानबूझ के ऐसी टर्म लिखी जाती हैं जिससे कि जो बच्चे कम पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि हम तो इतने पढ़ने में ही बहुत खेल कर देंगे, ऐसे बच्चे यहाँ थोड़ा परेशान हो जाते हैं। समान विलयन पढ़ते हैं पहले, फिर आपसे अर्थ पूछेंगे। सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन की दो भिन्न मात्राओं, क्या लिखा है, भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है। भिन्न पात्र यानी दो अलग अलग पात्र में रखा। पहले पात्र में 252 लीटर ए, 441 लीटर क्या रखा, बी। दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा इतनी है। विलयन का मतलब समझते हो, पूरा मिक्सचर, सॉल्यूशन। पहले पात्र में ए और बी दोनों की अलग अलग मात्रा बताई, दूसरे में पूरे विलयन की यानी ए प्लस बी की बता दी, ए प्लस बी, है ना। दूसरे पात्र का कितना विलयन सामग्री बी से बना था, जो दूसरे में ये इतना भरा आपने ए और बी, उसमें से बी कितना है ये जानना चाह रहे हैं आपसे, है ना। तो बताइए इसका क्या अर्थ है समान विलयन का।
सामग्रियों ए और बी वाले समान बिलियन की, मतलब मात्रा समान है कि बिलियन समान है? हाँ, बहुत से बच्चे इसको क्या समझते हैं, समान बिलियन यानी मात्रा एक जैसी रही होगी, जबकि वो आगे क्लियर बता रहे हैं दो भिन्न भिन्न मात्राओं को, यानी मात्रा तो अलग अलग थी। तो समान बिलियन का अर्थ हुआ बिलियन एक ही है। जैसे मान लो खांसी की दवाई लाओ आप, छोटी 50 ml की, किसी विशेष कंपनी की, है ना, और वही दवाई एक तुम ले आओ बढ़िया, मान लो 250 ml की, तो दोनों की मात्रा तो अलग अलग हो गई, लेकिन दोनों में बिलियन कैसा है, समान। हो रही बात क्लियर? जैसे दूध वाले ने दूध में पानी मिला के रख लिया बड़े बर्तन में, अब मोटरसाइकिल में बड़ा बर्तन आएगा नहीं, तो उसने एक छोटा बर्तन में भर लिया और एक एक दूसरे उससे बड़े बर्तन में भर लिया, छोटे वाले से बड़े, दोनों बर्तन लटका लिए हैं, गाड़ी पे आ रहा है, तो दोनों बर्तनों में मिश्रण कैसा है, समान, लेकिन मात्रा अलग अलग हो गई। ये अर्थ है यहाँ पे। तो बिलियन एक ही भरा दोनों में। बिलियन एक ही भरने का मतलब है जो कंपोनेंट है उनके अनुपात नहीं बदले होंगे। जैसे खांसी की आप पहले दवाई ले आए थे 50 ml की, आराम कर गई, अब तुम दूसरी ले आए 250 ग्राम की, तो उसमें भी जो कंपोनेंट है उसी अनुपात में तो होने चाहिए जो 50 ml वाली में थे। बोलिए, नहीं उसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो वो वैसा असर तो कर ही नहीं पाएगी फिर। तो समान बिलियन का अर्थ यहाँ पर बस एक ही बात होती है कि अनुपात, कंपोनेंटों के अनुपात कैसे रहेंगे, समान, है ना। जैसे मान लो आप पिज़्ज़ा खाने जाओ डोमिनोज का, यहाँ खा लो मुरार में, चाहे फूलबाग पे खा लो, सिटी सेंटर में खा लो, नोएडा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, यही टेस्ट मिलेगा आपको। कारण, कारण वही है। घर में तो एक बार समोसा बनाओ, अगली बार बनाओ स्वाद ही बदल जाता है। इनके स्वाद क्यों नहीं बदलते हैं भाई? क्योंकि इन्होंने फिक्स कर रखा है इसमें इतने रेशो में कंपोनेंट पड़ेंगे। अनुपात का बहुत यूज है ना, एलिगेशन का भी, अनुपातों का भी, परसेंटेज का भी, सब एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, सब दोनों सब चीजें, है ना। तो मुझे लगता है इतने उदाहरणों से आप ये वाली बात तो समझ गए होंगे, दोनों में चीज एक ही भरी, मात्रा अलग अलग है, ठीक है ना। तो देखिए ये पहला वाला मिक्सचर ले लेता हूँ यहाँ पर, कौन सा, पहला वाला, और यहाँ पर कौन सा मिक्सचर ले रहा हूँ, दूसरा वाला। पहले वाले मिक्सचर में भी क्या क्या भरा आपने, ए और बी भरा, और दूसरे वाले में भी आपने क्या भरा, ए और बी भरा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। पहले वाले में ए कितना भरा, 252, और बी कितना भरा, बी भरा 441। दूसरे वाले में ए और बी मिला के कितना भरा, 1188 लीटर। अब आपसे कह रहा है दूसरे वाले में बी कितना है, ये आपको बताना है। हो रही बात क्लियर? तो आपने कहा बिलियन कैसा है भाई, बिलियन समान है। बिलियन समान होने का मतलब है जो कंपोनेंट इधर थे वही उधर है और अनुपात भी समान है। तो यहाँ पर आप ए और बी का अनुपात देख लो भाई, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग बताए हैं ना आपको। ये 252 441, 21 से काट दिया 12, 21, 3 से काटा, 3 से और काटते हैं, 3 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 7, यानी 4 और 7 के अनुपात में है ए और बी। तो अगर वही बिलियन ये है तो यहाँ पर भी ए और बी का अनुपात 4:7 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी ए और बी का अनुपात क्या होगा, 4:7। क्यों? क्योंकि बिलियन कैसा है, समान। तो आप बोलोगे सर बी बताओ, तो बी बता देंगे, हम कहेंगे ये जो आपको दिख रहा है 1188, ये किसकी वैल्यू हो गई, 11 की। हमें किसकी चाहिए, 7 की। 11 से कटेगा 1, 0, 8, 7 अट्टे 56, 756 लीटर। क्या होगा, बी। ये हमारा आंसर होगा। तो देखा आपने कितना ठीक सवाल था। छोटी सी बात का भी अर्थ है, हर चीज का अर्थ होता है, हर एक बात का। लिख लो अच्छे से, कहीं कंफ्यूजन हो तो बता देना।
हो गया? जल्दी करिए। हो गया? समझ में आ रहा है कि 4-7 का रेशो यहाँ वाले में भी क्यों रख रहे हैं हम लोग? क्योंकि दोनों में बिलियन कैसा है, समान। जब दोनों में एक ही दवाई भरी है तो अनुपात भी तो समान होगा कंपोनेंटों का। हो रही बात क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखना भाई, परसेंट में आ गई ये चीजें। अनार के रस में 10% शर्करा विलयन होता है। तो देखो, जो अनार का रस है, अनार का रस क्या बन गया यहाँ पे? मिक्सचर। और अनार के रस में 10% क्या है? शक्कर, चीनी है। और भी कुछ तो होगा, पानी भी होगा उसमें, और भी एक दो चीजें होंगी। तो इसमें यानी ये मिक्सचर है, मिक्सचर में से एक चीज बता दी, चीनी कितनी? 10%। क्लियर? इसमें यानी ये भी एक कोई चीज होती है अनार का रस, उसमें बोले चीनी 10% है, तो और भी 90% और भी तो कुछ होगा। तो अनार का रस पर मिश्रण माना जाएगा कि नहीं? कम से कम दो चीजें हो रही ना उसमें, और मिश्रण में से एक चीज आपको बता दी, चीनी 10%। और संतरे के रस में 30% शर्करा विलयन है। संतरे का रस भी एक नया कंपोनेंट है, उसमें भी एक एक कंपोनेंट अंदर और है, चीनी कितनी? 30%। तो 70% कुछ और होगा। तो यानी ये संतरे का रस भी क्या बन चुका है? मिक्सर। पहला मिक्सचर है अनार का रस और दूसरा मिक्सचर है संतरे का रस। ठीक है? 2 लीटर अनार के रस, 3 लीटर संतरे के रस के मिश्रण में शर्करा का परसेंट कितना होना चाहिए? तो देखो, ये 2 लीटर कहाँ गया? 2 लीटर लेना है क्या? अनार का रस, अनार का रस यानी 2 लीटर ये पहला वाला मिश्रण लेना है। और 3 लीटर क्या लेना है? 3 लीटर दूसरा वाला मिश्रण लेना है ना? तो आपको यहाँ किस चीज के 2 और 3 क्या दिया है? मिश्रण की मात्रा दी गई है। और आप अगर गौर करें थोड़ा सा, देखो मैंने ही अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब परसेंट में चीजें आती हैं तो रेशो किस चीज के दिए जाते हैं? मिश्रण के, है ना? मान लो पहले मिश्रण में से इतना परसेंट दूध था, दूसरे में इतना परसेंट दूध था, मिलाने के बाद इतना परसेंट हुआ। जब इन्हें सॉल्व करोगे तो किस चीज के रेशो आएंगे? ये मिश्रण कितना था, वो कितना था। ठीक है ना? तो उसी तरह कहानी यहाँ पर हो रही है। बस यही बात तो आपको समझ में और आनी चाहिए, बस एक और कहानी ये वाली। तो देखो, हम यहाँ लिख भी देते हैं चाहो तो आपके लिए। हमने कहा मिक्सचर 1, मिक्सचर 1 क्या है? मिक्सचर 1 हो गया अनार का रस। और यहाँ पे मिक्सचर 2 क्या है? मिक्सचर 2 है संतरे का रस। ठीक है? तो मिक्सचर में पहले से ही 2 कंपोनेंट मिले हुए हैं, एक एक कंपोनेंट पकड़ लिया गया है ना? तो यहाँ लिख देता हूँ, चाहो तो मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 लिख दो, या अनार का रस संतरे का रस भी आप लिख सकते हो। तो ये लिखा मैंने मिक्सचर 1, ये लिखा मिक्सचर 2। अब गौर करना, इसमें कितनी चीनी है? 10%। इसमें कितनी चीनी है? 30%। अब कह रहा है कि ये 2 लीटर ले लो और ये 3 लीटर ले लो और मिला दो, तो इसमें कितनी चीनी हो जाएगी? पहले में चीनी, दूसरे में चीनी, इनको मिला के चीनी घटाओगे, काय के अनुपात आएंगे? मिश्रण के। मिश्रण ही तो दिया है आपको, मैच करके देखो आप उसी वाली कहानी से। मिश्रण में से एक कंपोनेंट, मिश्रण में से वही वाला, दूसरे मिश्रण में से वही कंपोनेंट, और दोनों को मिला के एवरेज मिश्रण में से कंपोनेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, मिश्रण के रेशो आने चाहिए थे। तो मिश्रण की क्वांटिटी दी गई है आपको। ठीक है ना? तो देखिए, अब आंसर हमें लाना है। तो देखो, इनका इनका रेशो कितना बना है यहाँ पे? 2-3। यानी क्या योगफल हो रहा है? 5। अंतर कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, 10 और 30 का। तो 20 अंतर दिख रहा है, जबकि वैल्यू अपने पास 5 ही हो पा रही। तो कितने का गुणा होगा भाई? 4 का। हो गई ये भी 20। इससे बड़ी के छोटी? बड़ी। कितनी बड़ी? 12। 12 बड़ी, कितनी हो जाएगी? 22। इससे छोटी कितनी? 8। 30 से 8 छोटी, 22। यानी जब आप इन्हें मिलाओगे किस अनुपात में? 2-3 के अनुपात में, तो जो नया मिश्रण बनेगा
उसमें चीनी कितनी होगी? 22% होगी। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, वैसे ही वैसे पकड़ने पड़ेंगे आपको, तब आएंगी ये बातें सही समझ में। ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल के, इस साल के तो अभी परीक्षाएं हुई हैं, वो आप अगली बार छप पाएंगे इसमें। तो सवाल बहुत बदल जाते हैं परीक्षाओं में, आप पढ़ोगे कुछ और, वहां मिल जाएगा कुछ और। तो इसलिए अपडेट रहना बहुत जरूरी रहता है। अभी क्या चल रहा है वो भी सीखो, और पहले क्या चल रहा था वो भी सीखिए। किसी को असुविधा हो रही हो तो पूछ सकते हैं भाई। क्लियर? तो परसेंट देख के क्या बत्ती जली दिमाग में? परसेंट है यानी मिश्रण का एक कंपोनेंट है। अगर ये चीनी है पहले मिश्रण में, तो ये भी चीनी होनी चाहिए दूसरे मिश्रण में, है ना। यहाँ एवरेज चीनी लिखी होती है, तो घटा के किसके रेशो मिलते हैं? मिश्रण के। ये पूछा है तो मिश्रण के रेशो दिए होने चाहिए, तो दिए गए थे भाई। क्वांटिटी एग्जैक्टली दी गई थी, रेशो बना लिया था हमने। क्लियर है? बढ़े आगे। समझ गए ना सब लोग? है ना। अच्छे क्वेश्चन है, देखो इससे आसान इनका व्याख्या नहीं हो सकती है। अगला सवाल देखिए। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। देखो 12,000 जवान है टोटल, और इसमें कौन कौन से जवान है? यूरोप के जवान है और भारत के भी जवान है। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई कितनी है? 5 फुट 10 इंच यूरोप के जवानों की। और भारतीय जवानों की औसत लंबाई कितनी है? 5 फुट 9 इंच। पूरी सेना की, संपूर्ण सेना की औसत हाइट कितनी है? 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। भारतीय सेना में जवानों की संख्या क्या है? ठीक है, तो देखिए भाई, पहले मैं यहां लिख देता हूं कौन से जवान। ये हो गए यूरोपीय जवान, और बाद में उन्होंने भारतीय बोला था, मैं बाद में यहां लिख देता हूं भारतीय जवान। यूरोपीय जवानों की हाइट कितनी है? 5 फुट 10 इंच, ऐसे लिख दें, 5 फुट 10 इंच। भारतीय जवानों की 5 फुट 9 इंच। जब ये सब मिल गए तो 5 फुट 9 सही 3/4, 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है। अब आपको इनका अनुपात निकालना पड़ेगा, और आप याद करो, अनुपात निकालेंगे तो वो अनुपात किस चीज का होगा, तो आपको देखना चाहिए ये क्या है, 5 फुट 10 इंच क्या है। आप कहोगे जितने भी यूरोपीय जवान हैं उन सब की हाइट है ये, तो बताओ सभी यूरोपीय जवान के ऐसी हाइट के होंगे? संभव ही नहीं है, अलग अलग हाइट उनकी भी होगी। तो फिर ये एक ही हाइट कैसे लेगी? तो आपको सर औसत ऊंचाई है यूरोप के जवानों की, यूरोप के जवानों की औसत ऊंचाई कैसे निकाली गई होगी? सबकी ऊंचाई जोड़ के यूरोपीय जवानों की संख्या का भाग दिया गया होगा। जिसका भाग देते हैं उसी के रेशो आते हैं, जो नीचे लिखा रहता है। तो यहाँ रेशो में यूरोपीय जवान मिलेंगे, और यहाँ रेशो में भारतीय जवानों की संख्या मिलेगी, है ना। तो बता, घटाइए, इन्हें घटा सकते हो क्या आप लोग आसानी से? घटाने में बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, जिन्हें नहीं हो रही पहले वो देख लें। 10 है और ये है, देखो 10 और 9 हटा दो, एक बचेगा जो 3/4 है, तो कितना अंतर आना चाहिए? 1/4। समझो, 5 फुट तो कैंसिल कर दो, कॉमन ही है। अब जो 10 फुट में से 9 सही 3/4 इंच घटाने हैं, तो जिसको 10 फुट बनाना है तो 1/4 ही तो कम है ये, तो 1/4 ही तो अंतर हुआ, वही तो बचेगा। 5 9 कितना एक्स्ट्रा है? 3/4, तो यहाँ 3/4 बचना चाहिए, और 4 से 4 ये कटेगा। तो यानी आप देखोगे यहाँ पे रेशो कितने बनेंगे? रेशो बनेंगे 3:1। आ रही क्या बात समझ में? नहीं आ रही तो बदल के बता दूंगा अभी मैं आपको। 3:1 का रेशो बन जाएगा, और 3:1 यानी टोटल कितने हो गए? 12,000। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। भारतीय जवान देखो, यहाँ 1 आया है, यहाँ 3 आया है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000। तो इस सेना में जो भारतीय जवान हैं वो कितने हैं? वो 3,000 है। समझ में आ रही है बात, है ना। इसे लिख लें, जिन्हें घटाने में दिक्कत उन्हें अगले पेज पर घटा के दिखाता हूं फुर्सत में। वैसे तो छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोग छोटे काम करते नहीं हैं।
लिख लिया? देखें, थोड़ा फुर्सत में घटा के बताएं कि समझ गए? बताना है। देखिए, ये तो हो गए यूरोप के जवान। 5 फुट 10 इंच। भारतीय 5 फुट, और इनका मिक्सर था 5 फुट 9 सही 3/4। 36 और कितने बन जाएंगे? 37। यही तो है ये। नहीं, 39। 36 3 39 होगा। तो ये बनेगा कितना? 5 फुट 39/4 इंच बनेगा। अब आप देखेंगे घटाते समय क्या नोटिस करोगे, इनका इनका अंतर 5 5 तो बैलेंस हो जाएगा। बस 10 में से क्या घटना चाहिए? 39/4। बोलो। हाँ, वही आएगा। हाँ, 5 फुट जब आप इन्हें घटाओगे तो 5 5 फुट तो कट ही जाएंगे ना। 10 इंच और इन्हीं का ही तो अंतर आएगा। बोले वो तो बराबर ही है। 10 इंच है, 10 से कम है, क्योंकि 40/4 होते तब 10 होते, तो अभी तो ये कम है। वैसे देख लो, यहाँ ये ज़्यादा है तो ये कम होना चाहिए, तो इसमें से ये घटेगा। यहाँ पर ये कम है तो ये ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 39/4 में से क्या घटेगा? 9। ठीक है ना? तो आप ऐसे घटाओगे 36, यानी ये बचा देखो 3/4। 40 यानी ये बचा 1/4। तो वो 3:1 के अनुपात जो है आ जाएंगे। और आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 3/4 में 1/4 जोड़ो तब वो 1 बनता है। ध्यान देना, ये 3/4 थे। 5 फुट 9 सही 3/4। आप देखो ये 9 + 1 है, ये 9 ही है। तो ये 9 9 तो ये हट जाएंगे। 3/4 में कितना जोड़े कि 1 बन जाए? 1/4। तो यहाँ 1/4 आना चाहिए था। और जो तो 9 है, जो 3/4 एक्स्ट्रा है, तो वो 3/4 ही आना चाहिए था। अंतर डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, बहुत मामूली काम है ना? अगर इनमें भी दिक्कत है तो देखो, जोड़ना घटाना थोड़ा मैनुअली करना सीखिए। कैलकुलेटर ज़्यादा चलाते हैं तो फिर घटाते समय घटता नहीं है, दिक्कत आती है। ठीक है ना? अगला देखें। अगला आपके लिए है होमवर्क में। दशमलव है, देख लो, कहो तो घटा के बता दें, दिक्कत लग रही हो तो। बोलो क्या बोल रही है? पॉइंट से दिक्कत है? चलिए तो बता देते एक सवाल। क्या लिखा है? 14.40 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं और 11.40 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए? 12.60 प्रति किलोग्राम। यानी एक गेहूं है वो 14.40 रुपए के 1 किलो आते हैं, ध्यान देते जाना। दूसरा गेहूं है वो 11.40 रुपए का 1 किलो आता है। और आप इनको मिलाओगे तो मिश्रण हो जाएगा 12.60 रुपए का। ठीक है? अब मिश्रण के अनुपात आपको बताने हैं, गौर से देखना। सभी में देखो 2 अंकों के बाद 2 के बाद 2 के बाद पॉइंट बराबर है। तो इस सब में अगर बराबर पॉइंट है तो पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। यानी ये है कितने? 1440। और ये कितने हैं? 1140। और ये कितने हैं? ये है 1260। बराबर है अगर तो कर सकते हैं, बराबर थे। 1140 1260 का अंतर निकाल लीजिए, मेरे ख्याल से 120। 1440 1260 1240 200, यानी 180 आएगा ये। काट पीट दीजिए, 6 से कटेगा 2, 6 से कटेगा तो 0 0 पहले काट लीजिए। 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा, यानी क्या आंसर हुआ? सी वाला, है ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चारों में दशमलव बराबर ही थे, तो आप 0 और भी काट सकते थे चाहो तो। सबका 144 114 और 126 बना सकते थे। घटाने की प्रैक्टिस किया करो, जब कोई सवाल करते हैं तो कैलकुलेटर से ना घटा के ऐसे ही खुद घटा के देखा करो मैनुअली। परीक्षा में अलाउड ही नहीं है कैलकुलेटर पर, आपको आता सब होगा फिर भी वहां देर लगेगी। तो प्रैक्टिस में ही यही संघर्ष है, यही मेहनत है बस आपकी। इस समय आप ढंग से मेहनत करिए।
देखिए 30% सांद्रता, भाषा समझने की कोशिश किया करें। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता, इसमें तो ना लगा है, एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाएं कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ एल्कोहल का मतलब, एल्कोहल तो वैसे एक कंपोनेंट हुआ, लेकिन वो एल्कोहल का यहाँ पे मतलब एक मिश्रण के तौर पे है। यानी जैसे शराब होती है, विस्की हो, कुछ भी चीज़ हो, आगे सवालों में लिखा भी मिलेगा आपको। यानी आपने देखा एक एक एल्कोहल ऐसा है जिसमें एक एक द्रव ऐसा है जिसमें एल्कोहल कितना है, 30%। यानी एक कोई मिक्सचर है, उसमें एल्कोहल है, साथ में पता नहीं क्या होगा, एल्कोहल उसमें कितना है, 30% है। आप सोचिए एल्कोहल 30% तो 70% कुछ और भी तो होगा। तो ये दो चीज़ें तो हो रही ना, तो यानी मिश्रण ही है। मिश्रण में से एक कंपोनेंट पकड़ लिया, एल्कोहल कितना है, 30, और 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात, यानी एक और मिश्रण है, इसमें एल्कोहल कितना है, 50%। ये वाला एल्कोहल, इस वाला मिश्रण दूसरे वाले यानी 50% एल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाए कि 35% एल्कोहल वाला मिश्रण बन जाना चाहिए। तो कहानी वही है, जैसे मान लीजिए अगर आप माइंड ना करें बात को, जैसे कोई रिश्तेदार आ गया जो दारू पीते हैं, आपने कहा जे लो साहब नातेदार 30% वाली पकड़ा है, 30% एल्कोहल था, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, वो ज़्यादा पाली पीते हैं, वो नशा नहीं हो रहा मान लो, तुमने कही तो एक और रखी, जे दे दी तुमने 50%, तो जिसमें ज़्यादा हो गया इतनी उनकी क्षमता नहीं थी, ठीक है ना, इसमें काम नहीं हो रहा, ये ज़्यादा हो रही, तो आपने फिर मिश्रण बना दिया। तुमने पूछा कितने % एल्कोहल वाली तुम पीते हो, वे बोले 35% वाली चाहिए, लेने जा नहीं सकते, अब घर पे इन दोनों से व्यवस्था जमानी है, 35% वाला बन जाना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, आप अगर पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि 35% एल्कोहल वाली नई दारू बन जाए, है ना। तो किसी एक को दिया है, तो हमने क्या देखा था, मिश्रण में से कोई एक कंपोनेंट दिया गया हो, मिश्रण में से कोई एक कंपोनेंट दिया गया हो, तो किस चीज़ के अनुपात मिलते हैं, नीचे मिश्रण के, है ना। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 5, इनका कितना आ रहा है, 15। तो यानी 3:1 के अनुपात में अगर आप मिला दोगे इन दोनों को तो 35% वाला बन जाएगा। यानी अगर ये आप 3 बोतल ले लो तो वो 1 बोतल, 3 कप तो वो 1 कप, 3 गिलास तो वो 1 गिलास, मिला दीजिए बन गया 35%। आपको कोई परेशानी भी नहीं होना पड़ा, उनका काम भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इतना यूजफुल है, आप इसको हल्का फुल्का नहीं समझे। पढ़ाई होती है इनकी, बार टेंडर होते हैं बार वगैरह में, बना बना के देते हैं, तो ऐसे अंधाधुंध काम थोड़ी होता है। तो देखिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप सवाल को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, और ये अनुपात किस चीज़ के, % किस चीज़ के दिए, अनुपात किस चीज़ का पूछ रहे हैं। तो % में जब भी अनुपात आए हमेशा ध्यान आप देना, तो एक ही बात निकलेगी, पहले से कोई मिश्रण होगा उसमें से किसी एक चीज़ का % है, ये पहले मिश्रण में एल्कोहल, ये दूसरे में एल्कोहल है, इनको मिला के जो नया मिश्रण बनेगा जो उसका एल्कोहल है। तो जब % में है तो मिश्रण के रेशो आने चाहिए, यानी इस अनुपात में मिश्रण मिलाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। इस तरीके से ही आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब ये सवाल तो छोड़ सकते हैं, है ना, ये अभी एक करके दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आप इसको घटाना ही है और कुछ नहीं है। थोड़ा बदल गया सवाल, 10 रुपये किलोग्राम का चावल और 16 रुपये किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये किलोग्राम के भाव से बेचें कि 20% का क्या हो जाए लाभ। तो देखिए एक चावल की कॉस्ट कितनी है, 10, एक और चावल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 16। जल्दबाजी में आपको ये नहीं लिखना कि आप यहाँ लिख दो 18, गलत ही हो गया सरासर। 2 कारण है ये गलत है पता करने के। पहला, ये दोनों से बड़ा है, ये औसत दोनों से बड़ा कैसे हो सकता है भाई, पहला तरीका 18 नहीं आना चाहिए था। दूसरा तरीका और है, देखो इसको अपन क्या कह रहे हैं, इसको अपन कह रहे हैं पहले की जो कॉस्ट है, इसको क्या कह रहे हैं दूसरे की कॉस्ट है,
और 18 क्या है, 18 के भाव से तो बेचना है, ये तो एसपी है। समझ में आ रही है? हाँ, 18 क्या है, सीपी है ही नहीं। 18 के भाव से तो बेचना है मिश्रण, तो ये एसपी हुआ मिक्सर का। और हमें चाहिए मिक्सर का क्या, सीपी। तो अगर हम यहाँ सीपी निकालेंगे मिक्सर का, तो आपको पता होना चाहिए एसपी से सीपी 100 ऊपर रखते थे, 100 रखेंगे ऊपर, नीचे क्या रखेंगे 120, क्योंकि 20% प्रॉफिट है। ये बात समझ में आ रही, 100/120। सीपी एसपी से सीपी 100 को ऊपर रखते हैं, ऐसे सिखाया था मैंने, है ना? नहीं याद आ रहा हो तो देखो पढ़ा करो। ये कटेगा देखो 20 से कितनी बार, 5 बार, 6 बार, 3 बार। तो मिश्रण की कॉस्ट क्या बन गई, 15, यानी यहां पर आना चाहिए था 15। आप देखो इससे बड़ा है उससे छोटा है। अब सही है बात है। अब आप इन्हें घटाओगे तो यहाँ 1 बचना चाहिए, यहाँ 5, यानी आप इन्हें 1:5 के अनुपात में मिला दीजिए और 18 किलो, 18 रुपए का 1 किलो के भाव से बेचिए। 20% का प्रॉफिट जो है होता रहेगा। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी देखते चलें, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बताते चलिए। हो गया? समझ में आ गई कहानी? क्यों इसको चेंज करना पड़ा 18 को? देखिए थोड़ा सा और अच्छा सवाल आ गया है। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचें और लाभ कितना हो, 20%। यानी दूध वाला क्या करेगा, दूध में मिला देगा पानी और जितने भाव में खरीदा है उतने भाव में बेचेगा। जैसे गांव से 50 रुपए लीटर दूध खरीदा, शुद्ध खरीदा, वहां तो पानी मिलाया, बाजार में आके आपने 50 रुपए लीटर ही बेच दिया। इसका मतलब है क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, जिस भाव में खरीदा उसी भाव में। लेकिन आपने 1 लीटर खरीदा था, अब आप यहाँ 800 ही ग्राम दे रहे होंगे, 900 ग्राम, तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना? तो आपको जैसी कहानी जब भी बने, कौन सी कहानी, देखो थोड़ा सा याद रखना। डिटेल में सॉल्व भी हो सकता है, आप कहो तो करके दिखा दूंगा, नहीं तो आप इतना याद रख सकते हैं। जब दूध वाला दूध में पानी, पानी का मतलब है कुछ भी ऐसा मिलाएं जो फ्री में आता हो। ये पानी भी कई प्रकार के हैं, नहीं तो हमको विराट कोहली पीता है कौन से 4,000 रुपये लीटर वाला, वो तो नहीं मिला दिया है उस? नहीं सुना है मैंने, तो देखा तो नहीं है भाई। हाँ, तो वो वाला पानी मिला देगा तो बेच, उसको घाटा हो जाएगा। हाँ, बिसलेरी का भी नहीं मिला पाएगा 20 रुपया लीटर वाला, क्योंकि कॉस्ट आ रही है उसकी भी, है ना? भले ही कम है कॉस्ट, फायदा तो होगा लेकिन फिर कम फायदा होगा। वो तो हैंडपंप का बिलाएगा, बोर का, नहर का। जब दूध वाला दूध में पानी मिलाकर, पानी मिलाकर क्या हो गया, अब ये अब दूध नहीं है, अब तो मिक्सचर हो गया, है ना? पानी मिल गया फिर कहाँ आएगा दूध। मिक्सचर को मिक्सचर को सीपी पर ही बेचे। तो तो के बाद वाली कहानी आपको समझनी है। तो का मतलब है, तो का मतलब है, देखो दूध की मात्रा, ध्यान देना, दूध की मात्रा क्या बन जाएगी, सीपी, और पानी की मात्रा बन जाएगी प्रॉफिट। बस इतना याद रखना पड़ेगा आपको। याद रख पाओ तो अच्छा है, नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं, सवाल बड़ा कर देंगे। तो क्या देखा, दूध वाला दूध में पानी मिलाए, कुछ भी मिलाए, बस ऐसी कोई चीज मिलाए जो फ्री में आती हो।
ठीक है, और मिश्रण को उसी भाव में बेचे जिस भाव में उसने खरीदा था दूध। तो जो लाभ है वो पानी की मात्रा के बराबर लिख दो, और जो क्रय मूल्य है वो दूध की मात्रा के बराबर लिख दो। ठीक है, अब आप आंसर देख लो पहले, फिर लिखते रहना। प्रॉफिट परसेंट दिया है, कितना दिया है भाई? 20% का फ्रैक्शन जानते हैं, यानी ऊपर प्रॉफिट होगा, नीचे क्या होगा? सीपी होगा। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी तो होता है याद? किस चीज का अनुपात पूछा है? दूध और पानी। तो पहले लिखेंगे हम लोग क्या? दूध, और बाद में यहाँ लिखेंगे क्या? पानी। तो आप अगर गौर करेंगे तो सीपी को ही तो मैंने क्या बताया था? दूध। और प्रॉफिट को क्या बताया था? पानी। तो यानी पानी की जगह क्या लिख दीजिए? प्रॉफिट वाला अनुपात, और दूध की जगह लिख दीजिए क्रय मूल्य वाला अनुपात। 5:1 के अनुपात में मिलाए थे। नहीं मजा आया? और करें सवाल, बड़ा कहो तो कठिन हो जाएगा, सरलतम फॉर्म यही है इसका। ध्यान रखिए, देखो ऑप्शन में 5:1 भी है, 1:5 भी है। तो 5:1 सही है, 1:5 सही नहीं है, क्योंकि पहले सवाल में क्या पूछा है? दूध, बाद में पानी लिखा है, तो आपको भी पहले दूध बाद में पानी लिखना पड़ेगा। रहेगा, याद रखना है। दूध की जगह क्या लिख दो? सीपी का अनुपात, और लाभ की जगह लिख दो, पानी की जगह लिख दो लाभ का अनुपात। दूध की जगह क्या लिखा है? लिख लेना चाहो तो आप, दूध की जगह क्या लिखना है? सीपी का अनुपात। इधर क्या लिखना है? प्रॉफिट का अनुपात। वो लिख भी दिया है मैंने उधर, हालांकि नीचे। देखें अगला, बताओ इसका जवाब। देखो इसके फ्रैक्शन में ही 1/6 आता है, 6 कहीं दिख ही नहीं रहा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसका तो यही होना चाहिए, है ना? पानी के साथ स्पिरिट किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचें, इतना लाभ हो? तो पानी के साथ 16 सही, 2/3%, 1/6, यानी ये सीपी होगी। प्रॉफिट की जगह तो पानी आएगा, और सीपी की जगह दूध या स्प्रेड है तो स्प्रेड आएगा। इसमें स्प्रेड है, दूध नहीं है। स्प्रेड खरीदा होगा, पानी मिला दिया। स्प्रेड होता है, पेंट्स वगैरह मिलके आता है, और जो आपने देखा होगा आजकल जो कारपेंटर लोग हैं फर्नीचर पे पॉलिश करते हैं, तो उसमें तमाम चीज़ें होती है। स्प्रेड में भी, स्प्रेड में घुला रहता है वो कंपोनेंट। ठंडी होती है, अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ ठंडा हो जाएगा, अच्छी खुशबू आती है। मैं बेचता था पहले, फर्नीचर का पूरा सामान ही बेचता था, 10th में था जब। तो उसमें स्प्रेड भी आती थी, कांच, प्लाई, सनमाइका, फेविकॉल, बड़े बड़े कंटेनर। पानी जैसी दिखती है एकदम, स्मेल अच्छी आती है, लेकिन आग लग जाती है उसमें बहुत जल्दी। ये सवाल अब कौन करेगा? आपको ही करना है अब तो। 1:3 आंसर पता ही है, 1/3 बनता है। पानी दूध किस अनुपात है? पहले पानी, यानी एक पहले आएगा, है ही नहीं, और कहीं 3 हालांकि, तो यही सही है। 37 रुपए किलोग्राम के कितने चावल, यानी देखो एक कॉस्ट तो ये है एक चावल की, और कितने चावल होने चाहिए, मात्रा पूछी है। यानी ये चावल की कॉस्ट तो ये है, मात्रा नहीं पता, मात्रा पे क्वेश्चन मार्क है। 48.40 किलोग्राम वाले 25 किलो चावल के साथ मिलाएं कि मिश्रण को इतने का बेचें, 15% लाभ हो।
देखो पहला चावल की कॉस्ट कितनी है 37, दूसरे चावल की कॉस्ट कितनी है 48 40। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट लिखनी है, लेकिन आपको तो एसपी दिया है 46। देखो ध्यान से, 46 क्या है, 46 के भाव से बेचना है। क्या लिखना चाहिए, 100/115, 5 से काटो 20, 23, 23 से 2 यानी क्या बना 40। यानी हमने सीपी निकाल लिया मिक्सर का, कितना आया 40। अब तो ये सारी बातें पता है आपको। वहाँ से घटाओगे ये कितना बचेगा 3, इसे घटाओगे तो ये कितना बचेगा 8 रुपया 40 पैसा। अब आपको यहाँ घटाने में तो दिक्कत नहीं है, इसके बाद अनुपात निकालने में भी दिक्कत ना हो। इधर 2 दशमलव के 2 अंक थे, उधर भी बना लीजिए 2 अंक। दशमलव दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, काट लीजिए। 6 से कटेगा 14, 6 से कटेगा 5, 4 84, 6 पंजे 30। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, मतलब ये 840 वो 300 लिखा है, 0 0 खत्म हो जाएगा। ऐसा लिखा था ना पहले। आज ये पॉइंट खत्म हो चुका है। अब ये कितना बचा है 840 और ये बचा है 300, ये भी कट गया। अब 6 से कट गए, ठीक है। अब आप बताइए जी अनुपात किस चीज के आ गए, तो आप बोलोगे सर अनुपात आ गए मात्रा के, है ना। और इनकी मात्रा दी गई दूसरे वाले की मात्रा, कितने किलो है ये 25 किलो ये बोला है। ये वाले चावल 25 किलोग्राम है, ये कितने होंगे। तो बस आप देख लो, इनके अनुपात आपने निकाल ही लिए हैं। अब आप कहोगे 25 किसकी वैल्यू है, 5 की, 14 की चाहिए। 25 किलो 5 की वैल्यू है, 14 की हमें चाहिए, कितनी आएगी 70 किलो, ये आंसर। चाहे यही समझ जाओ आप, इसको 25 बनाओगे 5 का गुणा तो ये कितना बनेगा 70 किलो बनेगा 5 का गुणा। हाँ बोले। अभी भी एक सवाल में और किया था 100/120, एसपी से सीपी बना रहे हैं ना, एसपी है इतने रुपए का बेचना है, ये सीपी नहीं है ये। हालांकि दोनों के बीच में तो है, ये बड़ा नहीं है दोनों से, लेकिन अब यहाँ एसपी क्लियर ही दिख रहा है, तो सीपी बनाना पड़ेगा। तीनों चीजें सीपी 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 होनी चाहिए ना। हो गया। आप देखते होंगे एक चैप्टर किसी एक अकेले अपने आप पे निर्भर नहीं करता, और पिछले भी 2 4 चैप्टरों पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। तो इसलिए धैर्य के साथ पढ़ते रहना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, है ना, लेकिन आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार आइए, सब कुछ बढ़िया होने लगता है। हाँ इसमें 4 चीजें मिक्स हो गई हैं, रेशो, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और एलिगेशन तो जो चल ही रहा है, सही बोल रहे हैं, 4 हो गए। 4 से मिलके बना है, एवरेज भी तो है, 5 हो गए। है ना, तो धैर्य रखें, कहीं दिक्कत आती है तो बिल्कुल पूछें, सारी चीजें बताई जाएंगी, है ना। बार बार पूछने पर पता ही नहीं चल रहा दिक्कत आ रही कि नहीं आई, तो ये मान के कि समझ में आ रहा, बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे आप लोग कोशिश करना, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, है ना। तो ये कहाँ तक है देख लेना, इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ज़्यादा होंगे, इसमें जितने भी हों कोशिश कर लेना, बन जाएंगे, नहीं बनेंगे वो मैं बताऊंगा। और आज के सवाल पढ़ के आना, इनमें किसी में दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लेना, पढ़ के जरूर आना।